सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जिसे बोला जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जन्म। तो आज इस अध्याय का जो है हमारा पहला पार्ट होने वाला है और ये जो पार्ट है ये बेस्ड रहेगा किस पर, एमसीक्यू पर, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। और यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं उन सभी को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जन्म। अब ये जो आपका चैप्टर है इसमें आज पहला पार्ट होने वाला है जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो अगर हम बात करें जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है एमसीक्यू में वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि यहाँ पर जो पहला आपका एमसीक्यू है वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट या 4 कथन दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले कथन की तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक जीव का जीवन काल एक समान होता है। यानी कि इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन सभी का जीवन अवधि जिसे बोला जाता है लाइफ स्पेन, तो उन सभी का लाइफ स्पेन कैसा होगा, एक समान होगा। चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जीव हो, उन सभी का जीवन अवधि एक समान होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या यह कथन सही है? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों का जीवन अवधि अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें कछुए की तो कछुए का जीवन अवधि कितना होता है, कहीं ना कहीं 150 वर्ष, यानी कहीं ना कहीं 150 वर्ष ये जीवित रहता है। इसके अलावा अगर हम हाथी की बात करें तो ये 90 वर्ष तक सर्वाइव कर पाता है धरती पर। इसके अलावा और भी जीवों की बात की जाए, जैसे तोते की बात करें तो ये 140 वर्ष तक जीवित रह पाता है। इसके अलावा अगर कौवे की बात किया जाए तो कौवा कितना वर्ष तक जीवित रह पाता है, कहीं 15 वर्ष तक। तो हर एक जीव का जीवन अलग अलग होता है और यह एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो इसीलिए अगर पहले बोले कथन की बात की जाए तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमें सही कथन बताना है, तो पहला कथन क्या होगा, गलत हो गया, यानी कि ये सही आंसर नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे कथन की। तो दूसरा कथन बोल रहा है कि छोटे जीवों का जीवन अवधि सदैव छोटा होता है। यानी कि अगर कोई जीव छोटा है तो उसका जीवन अवधि कम होगा और अगर कोई जीव बड़ा है तो उसका जीवन अवधि बड़ा होगा। तो क्या यह कथन सही है? बिल्कुल नहीं, यह कथन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कछुए की तो कछुए का जीवन अवधि कितना होता है, कहीं ना कहीं 150 वर्ष होता है। लेकिन अगर उसी के कंपैरिजन में हम हाथी की बात करें तो हाथी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होता है कछुए से, और हाथी का जीवन अवधि कितना होता है, 90 वर्ष होता है, यानी कछुए से कम होता है। तो यहाँ पर बोल क्या है कि छोटे जीवों का जीवन अवधि सदैव छोटा होता है। तो कहीं ना कहीं यह भी जो आपका कथन है ये भी बिल्कुल गलत है। अब अगर बात करते हैं तीसरे कथन की तो तीसरा कथन क्या बोलता है कि एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय होता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी को सही से पढ़ा हो तो आपने इसके पहले पेज में ही पढ़ा होगा कि किसी भी जीव का जीवन अवधि क्या होता है, कहीं ना कहीं उसके जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय होता है। तो जो तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पर वो बिल्कुल सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी जीव का जीवन अवधि उसके जन्म से लेकर के उसके मृत्यु का समय होता है, और यह जो जन्म और मृत्यु का समय होता है इसी पूरे समय को ही क्या बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा कथन है बिल्कुल सही है। और चौथे कथन को भी हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी जीव का जीवन काल कई सौ वर्षों का नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या बोला, नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर ये भी ऑप्शन जो आपका चौथा ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हमने बात किया जैसे कछुए की तो कछुए का कितना था, कहीं ना कहीं 140 वर्ष, 150 वर्ष था। तो 150 वर्ष कितना था, कछुए का था। तो सोचिए जरा, क्या 100 वर्ष से ऊपर नहीं है इसका जीवन? बिल्कुल है। यहाँ पर बोल रहा है क्या 100 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो अगर हम बात करें पहले एमसीक्यू की तो यहाँ पर जो आपका तीसरा ऑप्शन था, एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु का समय होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे एमसीक्यू की। अब दूसरे अगर क्वेश्चन की बात करें तो एक कोशिकीय जीव अमर कहलाते हैं क्योंकि, यानी कि जो एक कोश के जीव होते हैं आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, वो अमर होते हैं। उसके रीजन क्या होता है, यानी कि वो अमर होते हैं, इमॉर्टल होते हैं, उसका रीजन क्या है? तो अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो यहाँ पर देखिएगा, ये आकार में अनिश्चित रूप से बढ़ते हैं। यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं या छोटे जीव होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय बोला जाता है, ये आकार में अनिश्चित रूप से बढ़ते हैं। अनिश्चित रूप का मतलब क्या है कि यानी कि ये किसी भी तरीके से अपना विकास कर सकते हैं। तो ये कोई रीजन नहीं हुआ इनके अमर होने का, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं दूसरे कथन की। तो ये तापमान में किसी भी तरह का परिवर्तन सा सकते हैं। तो यह भी कोई रीजन नहीं है। अगर कोई एक कोशिकीय जीव तापमान अधिक सा सकता है तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? हाँ, सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इसके अमर होने का कोई यह बड़ा रीजन नहीं है या एक सटीक रीजन नहीं होता है इनके अमर होने का। तो यह भी जो आपका कथन है ये भी बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की।
तो ये अपने संपूर्ण जीवन काल तक जनन कर सकते हैं। जी हाँ, जो एक कोष के जीव होते हैं, माना कि ये अपने संपूर्ण जीवन काल तक जनन कर सकते हैं, लेकिन जनन करके क्या करेंगे, नए संततियों को उत्पन्न करेंगे, ना कि ये स्वयं जीवित रहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक सही आंसर नहीं हुआ इनके अमर होने का। अब बात करने वाले हैं आखिरी ऑप्शन की। तो आखिरी ऑप्शन को अगर देखा जाए तो ये अपनी संतति कोशिका पर निरंतर जीवित रह सकते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा हो ध्यान से, तो उसमें एक लाइन दे रखा है कि जो एक कोश के जीव होते हैं वो अमर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने संतति जीव पर लगातार जीवित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका चौथा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो एक कोश के जीव होते हैं वो अमर होते हैं, क्योंकि ये अपनी संतति कोशिका पर निरंतर जीवित रहते हैं। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, उसका जो आपका चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरीके से, उसके बाद इसमें दिए गए ऑप्शन को पढ़ना है, और जो ऑप्शन सही रहेगा, सटीक रहेगा, उसी पर आपको सही का निशान लगाना है। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन कब? जब आप उस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ रखा हो, आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ रखा हो, तब आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप देखेंगे अगर तीसरे क्वेश्चन को, तो यहाँ पर दे रखा है, नीचे दिए गए जीवों को उनके जीवन काल के बढ़ते हुए क्रम में रखिए। यानी कि यहाँ पर आपको 3 ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला है तोता, दूसरा है मगरमच्छ, और तीसरा है कौवा। तो ये 3 जीव दे रखे हैं और बोल रहा है कि इन जीवों का जो जीवन काल है उसको बढ़ते हुए क्रम में रखना है। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, हमें कम वाले का रखना है, उसके बाद उससे ज्यादा वाले को रखना है, फिर उससे ज्यादा वाले को रखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इसको हमें रखना है। तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो तोते का कितना होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तोते का जीवन होता है 140 वर्ष। ठीक है, तो 140 वर्ष होता है तोते का जीवन होता है। और उसी तरीके से अगर कौवे की बात की जाए तो कौवे का कितना होता है, 15 वर्ष होता है। तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे 140 वर्ष तोते का हो गया, आपका मगरमच्छ का होता है 60 ईयर्स यानी कि 60 वर्ष, और कौवे का होता है 15 वर्ष। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में रखना है, यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा तोते का, तो तोते को हमें सबसे आखिरी में रखना है। और उसके बाद जो कौवा होता है उसका सबसे कम है, तो उसको सबसे पहले रखना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तोता सबसे कम दिए रखा है, तो तोते का सबसे ज्यादा है, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मगरमच्छ का यहाँ पर सबसे कम दे रखा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर अगर आप दूसरा ऑप्शन को देखें, बी वाले को देखें, तो यहाँ पर दे रखा है कौवा, तो कौवे का कितना होता है, 15 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो कौवे से ज्यादा किसका है, मगरमच्छ का, इसका कितना होता है 60 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तोते का, तो तोते का होता है 140 वर्ष। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर दे रखा है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है आपके तीसरे क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और चौथे ऑप्शन को देख लेते हैं, तोता सबसे कम, इसके बाद मगरमच्छ दे रखा है, तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको जो एनसीईआरटी में जीव दे रखे हैं और उनका जो जीवन और दे रखा है, अगर वो आपको याद है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। तो इस तरीके से आपने 3 प्रकार के एमसीक्यू को देख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं चौथे क्वेश्चन की। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि बरगद के वृक्ष का जीवन अवधि कितना होता है। यानी कि जो बनाना ट्री होता है, बरगद का वृक्ष होता है, उसका आपका लाइफ स्पेन पूछ रहा है, जीवन अवधि पूछ रहा है कि वो इस धरती पर कितने समय तक सर्वाइव कर पाता है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर 100 वर्ष दे रखा है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। इसके बाद 50 वर्ष, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जो बरगद का वृक्ष होता है वो 200 से 250 वर्ष तक सर्वाइव कर पाता है, जीवित रह पाता है। उसका जीवन अवधि कितना होता है, 200 से 250 वर्ष। तो यहाँ पर 250 दिया नहीं है, 200 दिया है, तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है ये 150 वर्ष, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो चौथे क्वेश्चन का है वो बिल्कुल सही है। यानी कि बरगद का जो जीवन अवधि होता है वो 200 से 250 वर्ष होता है, या किन्हीं किन्हीं किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा 200 से 300 वर्ष। तो इस तरीके से आपने 4 क्वेश्चन देख लिया है। क्लियर थी बात? अब आगे बात करते हैं। अगर हम 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जनन के लिए सही कथन है। यानी कि जनन के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद सही आंसर देना है। देखिएगा, यह एक जैविक प्रक्रिया होती है। अब जैविक प्रक्रिया मतलब बायोटिक प्रोसेस, यानी कि ये सजीवों में घटित होती है, यह जीवों में पाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया? प्रजनन। इसीलिए यह प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं, यह जन्म, वृद्धि और मृत्यु का चक्र होता है। बिल्कुल सही है। कोई जीव जन्म लेता है, उसके बाद वृद्धि करेगा, तब जाकर के उसकी मृत्यु होगी। तो कहीं ना कहीं यह भी जन्म के लिए एक सही स्टेटमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, तो यह जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। बिल्कुल, अगर कोई जीव जन्म नहीं करेगा तो उसकी जाति की निरंतरता यानी कि उसकी पीढ़ी लगातार सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए जन्म करना आवश्यक होता है, क्योंकि जनन ही होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव
अपने ये बोल सकते हैं वंशज को बनाए रखता है धरती पर। तो आपका तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। और चौथा देखेंगे तो उपरोक्त में से सभी, तो कहीं ना कहीं इन तीनों ऑप्शन को हमने पढ़ा और तीनों ऑप्शन को देखा कि ये सभी करेक्ट है जन्म के लिए, इसीलिए आपका जो चौथा ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर उपरोक्त में से सभी बोल सकते हैं ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है अलैंगिक जन्म में कितने जनक जीव भाग लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा प्रजनन टॉपिक को इस पहले अध्याय में। प्रजनन में क्या था, दो तरीके की प्रक्रिया थी, यानी कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, दूसरा एसेक्सुअल था। कहीं ना कहीं जो एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जन्म था उसमें एक जीव भाग ले रहा था, यानी कि एक जनक जीव द्वारा नए संतान की उत्पत्ति हो रही थी। तो यहाँ पर अगर आप बात की जाए तो अलैंगिक जन्म में कितने जनक जीव भाग लेते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है आंसर मालूम चल गया होगा, एक जनक जीव भाग लेता है। क्यों? क्योंकि अगर बात किया जाए, मान लीजिए कोई एक जनक जीव है तो ये क्या करेगा, अलग अलग विधियों द्वारा, यानी कि अलैंगिक जन्म में अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं होती है, जैसे मुकुलन हो गया, इसके अलावा विभाजन हो गया, विखंडन हो गया। तो ये अलग अलग तरीके के प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा एक जीव अपने बोल सकते हैं नए संतान की उत्पत्ति करता है। केवल एक ही जीव उत्पत्ति करता है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये जीव क्या करेगा, मान लीजिए विभाजन कर रहा है तो विभाजन के थ्रू दो कोशिकाएं बना लेगा। इस तरीके से ये जो कोशिकाएं नहीं बनी है इस जीव से, इसको हम बोलते हैं संतत कोशिका, और ये क्या है, जनक कोशिका। और सोचिए संतत कोशिका किससे उत्पन्न हुई है, जनक कोशिका थे, और ये जनक कैसा है, सिंगल है, अकेला है। तो इसीलिए अलैंगिक जन्म में केवल एक जनक जीव भाग लेता है, और बाकी के जितने भी आपके ऑप्शन दे रखे हो बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सातवें क्वेश्चन की अगर बात करें तो सातवां क्वेश्चन बोल रहा है क्लोन होते हैं, यानी कि जो क्लोन होते हैं वो किस तरीके से कहलाते हैं, यानी कि क्लोन हम कब किसी जीव को कहेंगे। तो आप देखेंगे ये जो क्लोन होते हैं ये किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, अलैंगिक जन्म की प्रक्रिया द्वारा। यानी कि जो जीव अलैंगिक जन्म करते हैं उसमें उनके जनक जो संतत जीव होते हैं वो हुबहू अपने जनक के समान होते हैं। अगर हम बात करें इनमें ऑप्शन की तो आप देखेंगे शारीरिक रूप से समान अपने जनक के, यानी कि जब कोई भी जीव अपने शारीरिक रूप से अपने जनक के समान होता है तो वह क्लोन कहलाता है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान कोई जीव रहेगा तो वह भी क्या कहलाएगा, क्लोन। यानी कि ये दो कैरेक्टर, यानी कि अनुवांशिक रूप से और शारीरिक रूप से, यानी कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अगर कोई जीव अपने जनक के समान है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर इनमें से कोई ये तो गलत हो गया चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने क्लोन होते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो शारीरिक रूप से और अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं उन जीवों को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा ऑप्शन है विकल्प नंबर ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अलैंगिक जन्म सामान्य होता है किसमें, एक कोशिकीय जीवों में, सरल संगठन वाले पादपों में, अपेक्षाकृत सरल संगठन वाले जंतुओं में, या उपरोक्त में से सभी। तो भैया जो अलैंगिक जन्म होता है, एक बोल सकते हैं असेक्सुअल जन्म रिप्रोडक्शन होता है, वह एक कोशिकीय जीव में तो पाया ही जाएगा। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सरल संगठन वाले जीवों में, सरल संगठन का मतलब कि कहीं ना कहीं एक कोशिकीय जीवों की ही बात की जा रही है, बस यहाँ पर शब्दों को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोल रहा है अपेक्षाकृत सरल संगठन वाले जंतुओं में, तो भाई जीवों के अंदर आपके पौधे भी आ जाएंगे और जंतु भी आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से जो आपका चौथा ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त में से सभी, तो कहीं ना कहीं ये जब तीनों ऑप्शन सही है तो आपका चौथा ऑप्शन खुद ब खुद सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी आपके ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपने 8 एमसीक्यू को देख लिया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन का आपको बोल सकते हैं तरीका पढ़ने का और उसको समझने का और सही आंसर लगाने का समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक को लेकर के, जो किस पर बेस्ड रहेगा, कहीं ना कहीं एमसीक्यू पर बेस्ड रहेगा। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।